जॉइंट फैमिली में गांव की बहू की ऑर्गेनिक रसोई में। बाहर तेज धूप है और सुबह के 9 बज रहे हैं। बाजार में सतीश जी हाथ में सब्जियों का थैला लेकर पसीने से लथपथ घर के अंदर आते हैं। लॉबी में सास शारदा देवी बैठी हुई हैं। हे भगवान, अरे इस भयंकर गर्मी ने तो आज सुबह सुबह ही जान निकाल दी। बाजार में तो जैसे सब्जियों में आग लगी हुई है। जरा दिखाओ तो क्या खरीद कर लाए हो इस कड़कती धूप में। शारदा देवी थैला खोलकर सब्जियों को देखती हैं और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये टिंडे कैसे पके हुए और पीले उठा लाए हो, और ये गोभी तो पूरी काली पड़ी है। अरे भगवान, जो सब्जी में मिला वही तो उठा लाया। इस धूप में अच्छी सब्जियां मिल कहाँ रही हैं? और ये तुरई, इन्हें क्या पोलियो मार गया था जो ऐसी सूखी और सड़ी सी ले आए। ये लौकी तो गलने में हमारा दम भर देगी, ऊपर से टमाटर इतने सारे ले आए हो। ऐसा है शारदा, कल से तुम खुद ही जाया करो इस भयंकर धूप में। एक तो बाजार में सब्जियां नहीं है, ऊपर से दाम आसमान छू रहे हैं। तुम्हारे नखरे खत्म ही नहीं होते। दाम तो बड़े ही रहेंगे जब तुम्हें सही से मोल भाव करना नहीं आएगा। ऊपर से घर में बहुओं के नखरे अलग झेलने पड़ते हैं। शारदा देवी जोर से आवाज लगाती है। अरे ओ पूनम, नीलम, कविता, कहाँ मर गई सबकी सब, जरा बाहर आओ। तीनों बहुएं अपने अपने कमरों में धीरे धीरे आलस फैलाते हुए बाहर आती हैं। क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो आप? तुम्हारे ससुर जी सब्जी ले आए हैं, जाओ जल्दी से रसोई संभालो और सबके लिए खाना पीना तैयार करो। उफ माँ जी, इस भयंकर गर्मी में किचन में जाना मतलब साक्षात मौत के कुएं में कूदना है। वहाँ इतनी जलन होती है कि सांस नहीं ली जाती। हाँ माँ जी, उस रसोई में तो एक एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगा है। पल्लू सर पर रखकर खाना बनाते बनाते पसीने से पूरा हाल बेहाल हो जाता है। सच में माँ जी, मुझसे तो इस तपन में आज चूल्हा बिल्कुल नहीं जलाया जाएगा। मेरा तो सिर अभी से घूम रहा है। अरे बस बहाने बनवा लो तुम लोगों से, काम के नाम पर सबको चक्कर आने लगते हैं। पूनम दीदी, नीलम दीदी, बस कुछ ही दिनों की बात और है। कुछ दिन बाद हमारी हर रोज की आफत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ कविता, एकदम सही कहा तुमने। इस बार माँ जी के लाडले वरुण की बदौलत घर में सबसे छोटी बहू जो आ रही है। सुना है वरुण ने शहर की लड़कियों को छोड़कर किसी गांव की लड़की से दिल लगाया है। पूरी गंवार होगी वो तो। अच्छा ही है ना दीदी, वो गांव की है तो उसे घूंघट काटने और गर्मी में काम करने की आदत होगी। हम उसे अपने साथ बराबरी पर तो बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल, शादी के पहले दिन ही उससे चूल्हा पुजवा लेंगे और सीधे इस तड़पती हुई रसोई में झोंक देंगे और फिर हम आराम करेंगे और वो अकेली खटती रहेगी। सही प्लान है दीदी, बस 2 दिन बाद बारात जानी है, फिर तो उसे आना ही है। हमारी सारी टेंशन खत्म। मजबूरी में जाकर रसोई में काम करते हैं। उसके 2 दिन बाद घर में वरुण की बारात जाने की हलचल चल रही है। पुरुष लॉबी में तैयार होकर खड़े हैं, लेकिन तीनों बहुएं अभी तक अपने कमरों में बाहर नहीं आई हैं। शारदा देवी गुस्से में लॉबी में चक्कर काट रही हैं। अरे शारदा, बारात निकलने का टाइम हो गया है, गाड़ी बाहर खड़ी है और ये बहुएं कब समझ कर आएंगी? मैं क्या करूं? इन महारानियों के ठाट तो देखो, सुबह से पार्लर वाली को कमरे में घुसा रखा है, अभी तक तैयार नहीं हुई है। तभी तीनों बहुएं पूनम, नीलम और कविता भारी साड़ियों और भारी मेकअप में सज धज कर अपने कमरों से बाहर आती हैं। पूनम, तुम्हें शादी में चलना है या नहीं? घर पर ही फोटो शूट करवाना है। पूरे 2 घंटे लगा दिए। उफ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? इतनी बड़ी शादी है, बड़े घर की बहुएं हैं हम, तैयार होने में टाइम तो लगता ही है ना। बड़े घर की बहुएं बाद में बनना, पहले गाड़ी में बैठो। नरेश जी, इस भयंकर गर्मी में हैवी साड़ी संभालना कितना मुश्किल है, आपको क्या पता। ऊपर से सर पर पल्लू का ड्रामा अलग है। कविता, तुम्हारा टचअप खत्म हो गया है, चलो, या मैं अकेली बारात में निकल जाऊं। विक्रम जी शांत रहिए, देखिए मेरा आईलाइनर खराब हो गया आपकी चिल्लाहट से। माँ जी देखिए ना इन्हें। बस करो तुम सब, बारात में जाने से पहले ही यहाँ तमाशा मत बनाओ। वरुण कहाँ है? वो तैयार हुआ कि नहीं? तभी वरुण शेरवानी पहने अपने कमरे से बाहर आता है। मैं तैयार हूँ माँ, चलिए। अरे वरुण, दूल्हे राजा के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं आई है? अपनी होने वाली गांव की गौरी के ख्याल में खोए हुए हो क्या? हाँ वरुण, हमें भी तो बताओ, तुम्हारी होने वाली रागिनी शहर की हवा झेल पाएगी या नहीं? सुना है वहाँ गांव में तो 24 घंटे बिजली भी नहीं रहती। भाभी, रागिनी बहुत समझदार है, वो गवार नहीं है, उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। कॉलेज की पढ़ाई तो नाम की होगी दीदी, देखना यहाँ आकर हमारे तौर तरीके देखकर होश उड़ जाएंगे। तुम तीनों अपनी ये बकवास बंद करोगे या मैं इनसे कहकर तुम लोगों को यहीं घर पर छोड़ दूं? चलो सब गाड़ी में बैठो। अरे हे भगवान, इस तपती धूप में बारात जाना भी एक फतह है।
सभी लोग बारात के लिए घर से बाहर निकलते हैं और मंडप में पहुंचते हैं। वरुण और रागिनी की शादी संपन्न होती है और शादी के बाद नई दुल्हन रागिनी लाल जोड़े में सिर पर लंबा पल्लू गिराए वरुण के साथ दरवाजे पर खड़ी होती है। शारदा देवी आरती की थाल लेकर खड़ी हैं और तीनों बहुएं पीछे मुंह बनाकर कानाफूसी कर रही हैं। वरुण बेटा, रागिनी के साथ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। रागिनी, कलश को हल्के से पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। रागिनी धीरे से कलश का पैर लगाती है और मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम रखती है। जी माँ जी। देखो तो दीदी, इसके चलने का ढंग देखो, पूरा पैर पटक पटक कर चल रही है जैसे खेतों में चल रही हो। और नहीं तो क्या। चलो रागिनी, अब अपनी तीनों जेठानियों के पैर छूकर आशीर्वाद लो। रागिनी आगे बढ़कर सबसे पहले पूनम के पैर छूती है। खुश रहो, पर एक बात कान खोलकर सुन लो छोटी, ज्यादा हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। ये शहर है, यहाँ गांव की गंवार बनकर मत रहना, ढंग सीख लेना। जी दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रागिनी फिर नीलम के पैर छूने के लिए झुकती है। हाँ, और ये जो लंबा घूंघट काट रखा है ना, ये सिर्फ बड़ों के सामने रखना। हमारे सामने ज्यादा सीधी बनने का नाटक मत करना। जो कहा जाए बस चुपचाप सुन लेना। जी नीलम दीदी। रागिनी आखिर में कविता के पैर छूती है। खुश रहो छोटी, वैसे तो तुम गांव से आई हो तो तुम्हें काम करने की आदत होगी। कल सुबह से ही तुम्हें अपनी असली जगह यानी रसोई संभालनी है। सभी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं और अगले दिन सुबह के 5:30 बजे रागिनी सुबह जल्दी उठकर सिर पर लंबा पल्लू रखे पसीने में भीगी हुई रसोई में अकेली काम कर रही है। उसने अकेले ही पूरे परिवार के लिए कचौड़ी, आलू की सब्जी और खीर तैयार कर चुकी है। सुबह के 8 बजे तीनों जेठानियां उठकर लॉबी में आती हैं। आज सुबह सुबह ही पूरे घर में कचौरी और खीर की कितनी लाजवाब खुशबू आ रही है, दिल खुश हो गया। हाँ दीदी, खुशबू तो सीधे रसोई से आ रही है। लगता है हमारी नई देवरानी सुबह सुबह ही काम पर लग गई है। यही तो हम चाह रहे थे दीदी, काश उस दिन और कुछ मांग लेते भगवान से। चलो चलकर देखते हैं। तीनों रसोई के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती हैं। रागिनी पल्लू संभाले पसीना पोंछते हुए पूड़ियां तल रही है। अरे वाह छोटी, पहली रसोई की रसीली खुशबू में तो तुमने हमें जगा दिया। तुमने तो अकेले ही पूरा पहाड़ जैसा खाना बना दिया। जी दीदी, सुबह 5 बजे उठी थी। परिवार बड़ा है ना, तो समय तो लगता है। रसोई में तपन बहुत ज्यादा है, घूंघट में सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे तुम तो गांव की हो, तुम्हें तो इस गर्मी और धुएं की आदत होनी चाहिए। हमारे शहर की रसोई तो ऐसी ही होती है। अच्छा है छोटी, अब से रोज सुबह का ये आराम हमारा पक्का हुआ। तुम ही ये मोर्चा संभालो। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार खाना खा रहा है। अरे वाह बहू, कचौड़ियाँ एकदम खस्ता बनी है। हाँ, आलू की सब्जी का तो ये जवाब ही नहीं है। बहुत दिनों बाद ऐसा स्वाद मिला है। हाँ, खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। पहली रसोई में बहू ने सबका दिल जीत लिया। मैंने कहा था ना माँ जी, रागिनी के हाथों में जादू है। लेकिन रसोई में गर्मी बहुत ज्यादा है, वो पूरी भीग गई है। वरुण, खाना शांति से खाओ, गर्मी तो हर जगह है। अब ऑफिस जाने का समय हो रहा है, ड्रामे बंद करो। आप सबको खाना पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हो गई। तीनों जेठानियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और इशारों में राहत की सांस लेती हैं। अब रसोई का काम उनके सर से टल गया था। अगले दिन सुबह लॉबी में शारदा देवी और तीनों बहुएं बैठी हैं और गांव की बहू बर्तन साफ करके रसोई से बाहर आती है। माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो रही है। हम तीनों तो बहुत बार मार्केट जा चुके हैं। अभी गांव की बहू आ गई है तो इसे भी शहर का बाजार सीखना चाहिए ना। हाँ माँ जी, पूनम दीदी सही कह रही है। आज रागिनी को भी हमारे साथ मार्केट भेज दीजिए, इसे भी शहर के तौर तरीके आ जाएंगे। ठीक है रागिनी, तुम भी इनके साथ चली जाओ। ध्यान से अच्छी सब्जियां देख कर लाना। जी माँ जी, मैं चलती हूँ। बाहर भयंकर धूप है। तीनों जेठानियां रागिनी को लेकर एक बड़े ब्यूटी पार्लर के सामने आकर रुक जाती हैं। एक काम करो रागिनी, तुम सामने वाली सब्जी मंडी में जाकर अच्छे से देख कर सब्जियां ले आओ। तब तक हम जरा पार्लर में अपनी थ्रेडिंग करवा लेते हैं। दीदी, इतनी कड़कती धूप में इतने बड़े बाजार में मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मुझे रास्तों का भी नहीं पता। अरे तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? सामने ही तो मंडी है, सीधे जाओ और सब्जियां लेकर पार्लर के बाहर आ जाना। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जी दीदी, मैं जाकर ले आती हूँ। रागिनी थैला लेकर अकेली सब्जी मंडी की तरफ बढ़ती है। जेठानियां हंसती हुई पार्लर के अंदर चली जाती हैं और रागिनी एक सब्जी वाले के ठेले पर खड़ी है। वो टमाटर और लौकी को हाथ में लेकर गौर से देख रही है और उसका चेहरा गुस्से से तन जाता है। ए भैया, ये टमाटर इतने ज्यादा लाल और फूले हुए कैसे हैं? तुमने इसमें केमिकल का इंजेक्शन लगाया है ना? साफ साफ बताओ। अरे ओ मैडम, सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। चुपचाप सब्जी लेनी है तो लो, फालतू बकवास मत करो यहाँ पे। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैं गांव से आई हूँ, मुझे खेती की पूरी समझ है। इस लौकी का साइज देखो, इसमें पक्का यूरिया की खाद ठुसी गई है। ये अंदर से पूरी पकी और खराब निकलेगी। ग्राहक को जहर भेजते हो। बढ़िया ही सब्जी का डॉक्टर, नहीं लेना है तो भागो यहाँ से। धंधा मंदा मत कर मेरा।
मंडी में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग शोर मचाने लगते हैं। शोर सुनकर पूनम, नीलम और कविता पार्लर से बाहर भाग कर आती हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है रागिनी? पूरे बाजार के बीच में हमारी बेइज्जती करवा दी। लोग हमें ही देख रहे हैं। दीदी देखिए ना, ये सब्जी वाला केमिकल वाली सब्जी और मिलावटी सब्जियां बेच रहा है। ये सेहत के लिए। चुप कर गंवार, अपनी ये गंवाई अक्ल अपने पास रख। चल यहाँ से, इज्जत का कचरा कर दिया। देख रागिनी, कान खोलकर सुन ले। अगर ये तमाशे वाली बात घर पर माँ जी या भाई साहब लोगों को पता चली ना, तो तेरा जीना मुश्किल कर देंगे हम। आज के बाद जो हम कहेंगे चुपचाप वही करना होगा, समझी? जी दीदी, मुझसे गलती हो गई। रागिनी सिर झुकाकर चुपचाप उनके पीछे चलने लगती है। शाम को सभी आदमी ऑफिस से थककर घर लौटे हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा गया है। ससुर जी, सतीश जी, राजेश, नरेश और विक्रम खाना चखते ही चिढ़ जाते हैं। थाली में सिर्फ उबली हुई दाल और चावल है। पूनम, ये क्या बकवास खाना बनाया है? सुबह भी दाल चावल खाकर गया था और रात को भी यही उबली हुई पीली दाल। अरे इस घर में कोई सब्जी नहीं बनती है क्या? पूरा दिन ऑफिस में गधों की तरह खटो, बॉस की गालियां सुनो और घर जाओ तो ये जानवरों जैसा खाना मिले। दिमाग खराब हो गया है मेरा। हम क्या करें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब आपकी लाडली छोटी बहू की वजह से हुआ है। इसे तो ढंग की सब्जी खरीदनी भी नहीं आती। हाँ हाँ, आज तो बाजार में सब्जी वाले से लड़ बैठी। जो सड़ी गली सब्जियां पापा जी लाए थे वो आधे से ज्यादा खराब निकली। पापा जी जो भिंडी लाए थे वो पकी हुई थी। 1 किलो में से पाव भर भी सही नहीं निकली। कितनी बड़ी जॉइंट फैमिली के लिए वो पूरी कैसे पड़ती, इसलिए मुझे दाल बनानी पड़ी। अरे बेटा, बाजार में आजकल ऐसी ही सब्जियां मिल रही हैं। अब हमारी हैसियत रोज रोज महंगी और आलीशान सब्जियां खाने की तो है नहीं। जो है उसी में गुजारा करो। ऐसा गंदा खाना खाने से तो भूखा रहना अच्छा है। कविता, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? बहाने मत बनाओ बहू। कल से सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का खाना रागिनी ही बनाएगी। देखते हैं कैसे सब्जियां कम पड़ती है। माँ जी, अकेले रागिनी पर सारा दबाव डालना ठीक नहीं है। वो अभी नई है। अरे वरुण, तुम चुप रहो। अपनी बीवी की वकालत बंद करो। ऑफिस का तनाव कम है जो घर के खाने के लिए भीतर से। रागिनी उदास मन से अपनी थाली देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन दोपहर में बाहर 45 डिग्री तापमान है। रसोई के अंदर भयंकर उमस और तपन है। रागिनी सिर पर लंबा पल्लू गिराए पसीने से पूरी तरह तरबतर होकर रोटियां सेक रही है। गर्मी के मारे उसका दम घुट रहा है। लॉबी में जेठानियां कूलर के सामने मजे से बैठी हैं। सिर घूम रहा है, घूंघट के कारण हवा भी नहीं लग रही है। इतनी बड़ी फैमिली के लिए 3 टाइम अकेले खाना बनाना, मेरी तो जान निकल जाएगी। तभी शारदा देवी कमरे से बाहर आती हैं और बहुओं को आराम करते देखकर भड़क जाती है। तुम तीनों यहाँ कूलर की हवा खा रही हो, जाओ रसोई में जाकर अपनी छोटी देवरानी की मदद करो। अकेली लगी है सुबह से। उफ माँ जी, क्या बताऊँ, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझसे तो सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हाँ माँ जी, मुझे भी सुबह से चक्कर आ रहे हैं। ये भयंकर गर्मी में अगर मैं रसोई में गई तो मैं वहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। माँ जी, मेरी तो तबीयत ही ढीली लग रही है। उल्टी जैसा मन हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे तपन से दूर रहने को कहा है। काम के वक्त तुम सबकी तबीयत एक साथ खराब हो जाती है। रागिनी, तुम ही पूरा करो, इनसे तो कुछ होने नहीं वाला। शाम को रागिनी थकी हारी कमरे में आकर बैठती है। वरुण कमरे में आता है। रागिनी, तुम रो रही हो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? वरुण जी, रसोई में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। जॉइंट फैमिली का नियम है तो पल्लू भी नहीं हटा सकती। दीदी लोग बीमारी का बहाना बनाकर सारा काम मेरे ऊपर अकेले छोड़ देती है। मुझसे नहीं हो रहा। ये तो सरासर अन्याय है। मैं कल सुबह ही भाई साहब लोगों और माँ जी से इस बारे में बात करता हूँ। अगले दिन सुबह वरुण लॉबी में सभी के सामने अपनी बात रखता है। पूरी जॉइंट फैमिली वहां मौजूद होती है। भाई साहब, माँ जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रागिनी अकेले पूरे जॉइंट परिवार का काम इस भयंकर गर्मी में नहीं कर सकती। भाभी लोगों को भी उसका साथ देना चाहिए। अच्छा, तो 2 दिन की आई लड़की ने अब हमारे खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। इतने सालों से हमने ये घर संभाला, तब किसी को गर्मी नहीं लगी। हाँ नरेशी, देखिए जरा, हमारी तबीयत खराब है तो इसे 2 दिन काम करना भारी पड़ रहा है। कैसी बदतमीज बहू है ये। वरुण, अपनी बीवी को समझाकर रखो। हमारे घर के अंदर ये बंटवारे और काम चोरी की बातें नहीं चलेंगी। हम दिन भर ऑफिस में खटते हैं, घर के ड्रामे सुनने के लिए नहीं। अरे अपनी बीवी के पल्लू से बाहर निकलो वरुण, और घर में कलेश मत करवाओ। वरुण जी, प्लीज चुप हो जाइए। मेरी वजह से घर में कलेश हो रहा है। मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है। घर के सारे मर्द गुस्से में ऑफिस चले जाते हैं। जेठानियां रागिनी को घूरती हैं। नहीं, शिकायत करने से बात और बिगड़ गई। काम तो मुझे ही करना है। मुझे खुद ही कुछ ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे ये रसोई ठंडी हो सके और काम आसान हो जाए। रागिनी अपने कमरे में बैठी सोच रही है। उसे अपने गांव के खेतों की हरियाली याद आती है, जहां तेज धूप में भी पेड़ों की वजह से ठंडक रहती थी। मिल गया थोड़ा। हमारे गांव में खेतों में कितनी भी धूप हो, हरियाली के कारण तपन नहीं लगती थी। अगर मैं रसोई को भी हरा भरा बना दे तो गर्मी अपने आप कम हो जाएगी। तभी रागिनी वरुण के पास जाती है।
वरुण जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, और हाँ, सबसे पहले हमारी रसोई में एक एग्जॉस्ट फैन लगवा दीजिए, जो दीदी लोगों ने कभी नहीं लगवाया। अरे पैसे तो मैं दे दूंगा रागिनी, और कल ही मिस्त्री को बुलाकर एग्जॉस्ट फैन भी लगवा दूंगा, पर तुम करने क्या वाली हो? आप बस देखती चाहिए। अगले दिन रागिनी बाजार से बहुत सारी छोटे छोटे गमले, मिट्टी, बालू और सब्जियों और जड़ी बूटियों के बीज लेकर घर लौटती है। उसे देखकर शारदा देवी और जेठानियां हैरान रह जाती हैं। अरे ये घर के अंदर क्या कबाड़ खाना इकट्ठा कर लिया है बहू? ये इतनी सारी मिट्टी और गमले क्यों लेकर आई हो घर में? देखिए माँ जी, गाँव की गंवार अपनी असली औकात पर आ ही गई। अब ये हमारे शहर के पक्के मकान में मालीगिरी और खेती करेगी। तभी पड़ोसन वर्मा आंटी घर के अंदर आती हैं। अरे शारदा, आपकी नई बहू ने क्या घर के अंदर ही नर्सरी खोल ली है? शहर में आकर भी गांव का गंवार पर नहीं छूटा इसका। काहे के लिए हमारी पूरे मोहल्ले में बेइज्जती कराने में तुली हो रागिनी? ये क्या नाटक है? माँ जी, नाटक नहीं है। मैं अपनी इस तड़पती हुई रसोई को एक ऑर्गेनिक रसोई बनाऊंगी। इससे हमारी रसोई ठंडी भी होगी और हमें ताज़ा बिना केमिकल वाली सब्जियां भी मिलेंगी। क्या रसोई के अंदर पेड़ पौधे उगाएगी? अब ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। माँ जी, मैं तो उस रसोई में पैर भी नहीं रखूंगी। पेड़ पौधे न जाने कितने कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू आ जाते हैं। हाँ माँ जी, आपको तो बताइए ना, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अब सारा ये काम छोटी करेगी। हम उस कबाड़ खाने में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है दीदी, आप मत आना, मैं अकेले ही अपनी ऑर्गेनिक रसोई तैयार करके दिखाऊंगी। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसा परिवार देखा है जहां गांव की बहू आने पर बाकी जेठानियां शुरुआत में ऐसा ही बर्ताव करती हैं, या फिर आपकी नजर में जेठानियां अच्छी और मददगार भी होती हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। राखनी पूरे जोश के साथ रसोई का काम करने में जुट जाती। वो गांव के पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। वरुण ने किचन में नया एग्जॉस्ट फैन फिट कर दिया है। हवा का वेंटिलेशन तो सही हो गया, अब इस रसोई का तापमान गिराना है। रागिनी रसोई की खिड़कियों पर जूट के मोटे बोरी वाले पर्दे टांगती है और उन पर पानी का स्प्रे करती है। जब बाहर की भयंकर गर्म लू इन गीले जूट के पर्दों से छनकर अंदर आएगी तो बिल्कुल कूलर जैसी ठंडी हवा बन जाएगी। वो रसोई के चारों कोनों में सूखी बालू मिट्टी बिछाती है, उसे पानी से गीला करती है और उसके ऊपर मिट्टी के बड़े बड़े मटके पानी भरकर रखती है। मटकों के चारों तरफ गीली बोरियां लपेट देती है। इसे इम्प्रोवेशन मेथड कहते हैं। मटकों और गीली रेत की नमी से रसोई का तापमान कम से कम 5 से 6 डिग्री गिर जाएगा। अब सर पर पल्लू रखने के बाद भी मुझे गर्मी नहीं लगेगी। इसके बाद रागिनी छोटे छोटे गमलों में करी पत्ता, तुलसी, एलोवेरा, पुदीना, धनिया और मेथी के बीज रोपती है। वो रसोई की खिड़की के बाहर से तोरई, लौकी और टमाटर की बेलों को ऊपर की तरफ चढ़ा देती है ताकि वो खिड़की को घेर लें। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना मेरी ऑर्गेनिक रसोई का जादू। कुछ दिन बीत चुके हैं। रसोई पूरी तरह हरी भरी हो चुकी है। जूट के पर्दों और पौधों के कारण रसोई का तापमान बहुत कम है। सुबह का समय है। रागिनी नाश्ता बना रही है। वाह, मेरी ऑर्गेनिक रसोई का ये ताज़ा करी पत्ता, इसकी खुशबू ही बाजार वाले से कितनी ज्यादा सौंधी है। रागिनी पोहे में ताज़ा करी पत्ता डालती है और चाय में अपनी रसोई से ताज़ी तुलसी तोड़कर डालती है। डाइनिंग टेबल पर नरेश, सतीश और राजेश नाश्ता कर रहे हैं। आहा, राजेश भाई, आज पोहे का स्वाद चखिए, क्या लाजवाब स्वाद है। रोज जैसा सूखा और बेस्वाद नहीं लग रहा है। और इस चाय की तारीफ तो जितनी करूं कम है। ताजी तुलसी की ऐसी खुशबू है कि पूरा बदन तरोताजा हो गया है और सिर का दर्द गायब। पापा जी, ये मेरी ऑर्गेनिक रसोई का कमाल है। मैंने नाश्ते में अपने हाथ से उगाया हुआ ताज़ा करी पत्ता और तुलसी डाली है। शाम का समय है। पुरुष ऑफिस के बेहद थके और गर्मी से बेहाल होकर आते हैं। रागिनी सबको कांच के गिलासों में पुदीने का ठंडा शरबत देती हैं। उफ, कलेजे में ठंडक पड़ गई। रागिनी, ऐसा पुदीना कहाँ से लाई हो? बाजार में तो पूरा पुदीना सड़कर काला पड़ा हुआ है। भैया जी, पुदीना बाजार का नहीं है, मैंने अपनी ही रसोई की गमले से ताज़ा तोड़ा है। शारदा देवी हैरान होकर पानी लेने के लिए रसोई के अंदर कदम रखती हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक सुखद एहसास होता है। अरे ये क्या, रसोई के अंदर ही तो इतनी ठंडक है जैसे कोई एसी चला हो। और ये पुदीने और गीले मिट्टी की महक कितनी सौंधी है। मेरा तो मन खुश हो गया। माँ जी, ये सब पौधों और मिट्टी के मटकों का जादू है। अब मुझे पल्लू रखने पर भी गर्मी नहीं लगती। जेठानियां बाहर खड़ी होकर ये सब देखती हैं और जलन से उनका चेहरा उतर जाता है। अगले दिन दोपहर का समय है। सतीश जी हाथ में थैला लिए मूंछों पर ताव देते हुए गुनगुनाते आ रहे हैं। रास्ते में उनके दोस्त शर्मा जी और सब्जी वाला मिलते हैं। अरे शर्मा जी, राम राम। इस तपती दोपहरी में कहाँ घूमे जा रहे हो? अरे सब्जियों के दाम तो देखो, आसमान छू रहे हैं, ऊपर से सड़ी गली मिल रही है। अरे राम राम शर्मा भाई, दाम चाहे जो हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरा जॉइंट परिवार है, पर हमारे घर तो राजाओं जैसा ठाठ है आजकल। हैं? ऐसा क्या अलादीन का चिराग मिल गया तुम्हें? हमारे तो बजट के छक्के छूटे पड़े हैं। अरे चिराग नहीं, हमारे घर में गांव की बहू आई है।
उसने घर की काया ही पलट दी है। रसोई को ऑर्गेनिक रसोई बना दिया है। बाजार से सब्जी लाने का झंझट ही खत्म। सतीश जी सब्जी वाले के ठेले पर रुकते हैं। अरे बाबूजी राम राम, आज क्या क्या दे दूं? एकदम ताजा टमाटर, लौकी, कद्दू सब है। अरे नहीं नहीं भाई, ये टमाटर, लौकी, कद्दू, टिंडे, ये सब वीआईपी चीजें हमें मत दिखाओ। ये सब तो हमारी बहू अपनी ऑर्गेनिक रसोई में ही उगा लेती है। अरे क्या बात कर रहे हो बाबूजी, रसोई में कद्दू लौकी? अरे हाँ भाई, बस एक काम करो, 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज, आधा किलो लहसुन और पाव भर अदरक दे दो, जो जमीन के अंदर उगती है। बस वही मंगाती है वो, बाकी सब ऊपर की सब्जियां तो वो खुद ही तोड़ लेती है। अरे भाई साहब, मान गए आपकी गांव की बहू तो। ऐसी होशियारी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। वहीं घर की रसोई में रागिनी बच्चों के साथ खड़ी है। चीकू और गिट्टू केला खाकर छिलका डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं और रागिनी तुरंत उन्हें रोकती है। अरे बच्चे रुको रुको, ये केले का छिलका कूड़ेदान में मत फेंको, मुझे दे दो। क्यों चाची, ये कचरा आप क्या करोगी? बेटा ये कचरा नहीं है, मेरे पौधों के लिए बहुत बढ़िया खाद है। और सुनो, दाल चावल का जो भी पानी बचता है ना, उसे भी सिंक में मत बहाया करो। ये सब मेरे पौधों को ताकत देता है। तभी घर में गांव से ससुर जी के साड़ू भाई और मौसी जी आते हैं। पूनम और नीलम मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। पिछली बार आए थे तो ये शहर के नाम पर सड़ी हुई सब्जियां खिलाई थी तुम लोगों ने। इस बार तो हम बाहर से ही खाकर आने वाले थे। अरे मौसी जी बैठिए तो सही, इस बार हमारी छोटी बहू के हाथ का ऑर्गेनिक खाना खाकर देखिए, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। रागिनी रसोई से ताजी तोड़ी हुई तोरई की सब्जी, रायता और गर्मा गर्म रोटियां परोसती हैं। रिश्तेदार खाना खाते ही गदगद हो जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, ऐसा अमृत जैसा स्वाद तो हमें गांव में भी नहीं मिलता आजकल। बिना केमिकल की सब्जी का स्वाद ही अलग है। सच में शारदा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू घर ले आई हो। पूरे घर में अजीब सी खुशबू और ठंडक है। पूनम, नीलम, कविता, तुम तीनों भी जरा अपनी इस छोटी देवरानी से कुछ सीखो। जुम्मा जुम्मा 15 दिन हुए हैं आए हुए, पर इसने तो पूरा घर का दिल जीत लिया। जेठानियां कोने में खड़ी होकर गुस्से में रागिनी को घूर रही थी। वैसे दोस्तों, आपको इस जॉइंट फैमिली में गांव की बहू की ऑर्गेनिक रसोई कैसी लगी? और क्या आपने भी कभी अपनी रसोई या बालकनी में कोई छोटा सा पौधा उगाया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दीदी, देखा आपने, हर जगह बस उसी गंवार की तारीफ हो रही है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं बची है इस घर में। बहुत उड़ रही है ना अपनी ऑर्गेनिक रसोई को लेकर। आज रात को इसके सारे पर कतरने पड़ेंगे। रात के 2 बज रहे हैं। पूरे घर में सन्नाटा है। तीनों जेठानियां दबे पांव रसोई में घुसती हैं। उनके हाथों में डंडे और पानी की बाल्टियां हैं। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। चुप कर कविता, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर हमें इस गंवार की गुलामी करनी पड़ेगी। उठाओ ये डंडा। तीनों जेठानियां मिलकर रागिनी की मेहनत से उगाए पौधों को बेरहमी से उखाड़ने लगती हैं। गमलों को तोड़ देती हैं। रागिनी ने जो डिब्बों में गीली खाद बनाई थी उसे जमीन पर लुढ़का देती हैं। खिड़की के पर्दे फाड़ देती हैं। लो, हो गई इसकी ऑर्गेनिक रसोई साफ। अब देखते हैं ये कल सुबह कैसे ठंडी हवा खाती है और कैसे तारीफें बटोरती है। अगले दिन सुबह के 6 बजे रागिनी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए रसोई का दरवाजा खोलती है और अंदर का नजारा देखकर चीख पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी रसोई, मेरे पौधे, किसने किया ये सब? रागिनी घुटनों के बल बैठ जाती है और टूटे हुए पौधों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर शारदा देवी और पूरा परिवार दौड़ कर आता है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? पूरी रसोई में मिट्टी फैली है, खाद बिखरी है और मक्खियां भिनभिना रही है। अरे ये सब किसने किया? क्या घर में कोई बिल्ली घुस आई थी या रात को बंदरों का झुंड आया था? पापा जी, ये किसी जानवर का काम नहीं है। गमले जानबूझकर तोड़े गए हैं। ये किसी की सोची समझी साजिश है। उसी समय पूनम, नीलम और कविता कमरे में बैठकर हंस रही हैं और कहती हैं, मजा आ गया। अब आई ना गंवार अपनी औकात पर। मेरे हफ्तों की मेहनत सब बर्बाद कर दी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? रागिनी रोते रोते टूटी हुई मिट्टी और पौधों को समेटने लगती है। वो कुछ दिन बीत चुके हैं। रागिनी अब बिल्कुल गुमसुम रहती है। उसने पौधे उगाना छोड़ दिया है। रसोई की सारी हरियाली खत्म हो चुकी है। वही पुरानी भयंकर गर्मी और उमस फिर से लौट आई है। घर का बजट भी बिगड़ गया है। लो, बाजार से फिर वही सड़ी गली सब्जियां महंगी वाली लानी पड़ रही हैं। हफ्ते भर का बजट 3 दिन में ही खत्म हो गया। और खाने में अब वो स्वाद भी नहीं रहा। रागिनी अब मन मार कर खाना बनाती है। घर का माहौल एकदम बोझिल हो गया है। तभी पूनम का बेटा चीकू तेज बुखार में करहाते हुए लॉबी में आता है। मम्मी, मेरे पूरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे चीकू, तेरा शरीर तो तवे की तरह तप रहा है। राजेश जी, जल्दी देखिए मुन्नी को क्या हो गया है। डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। डॉक्टर चीकू का चेकअप करता है और गंभीर हो जाता है। देखिए शर्मा जी, बारिश का मौसम है, चारों तरफ मच्छर फैल रहे हैं। आपके बेटे को डेंगू हुआ है और इसके प्लेटलेट्स काफी गिर गए हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे को डेंगू है। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, इसे ठीक कर दीजिए। देखिए दवाइयां तो मैं दे रहा हूं, पर सबसे जरूरी बात, इसे बाहर का या बाजार का कुछ भी मिलावटी खाना या जूस नहीं देना है। इसे पूरी तरह शुद्ध घर का बना हुआ सूप, गिलोय तुलसी का अर्क देना है। और अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा।
डॉक्टर के जाने के बाद पूनम और बाकी जेठानियां रोने लगती हैं। बाजार में भी कोई भी शुद्ध चीज नहीं मिल रही है। नीलम दीदी, कविता, ये क्या हो गया? डॉक्टर ने बाजार की सब्जियों का सूप देने से भी मना कर दिया। उनमें केमिकल होता है। काश हमने उस दिन रागिनी की ऑर्गेनिक रसोई खराब नहीं की होती तो आज मुन्ने को हम घर की शुद्ध चीजें खिला पाते। हाँ दीदी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अपनी जलन के चक्कर में हमने मासूम बच्चे की जान दांव पर लगा दी है। रागिनी चुपचाप कोने में खड़ी ये सब सुन लेती है। वो तुरंत अपनी टूटी हुई रसोई के बचे कुछ हिस्से में जाती है। खिड़की के बाहर बची हुई एक छोटी सी लौकी और तुलसी के कुछ पत्ते उसे मिल जाते हैं। वो चुपचाप उसका सूप और काढ़ा तैयार करती है और पूनम के पास लाती है। पूनम दीदी, रोइए मत। ये लीजिए, खिड़की के बाहर जो लौकी की बेल बची थी उसमें से मैंने ये ताज़ा सूप बनाया है और ये तुलसी का काढ़ा। चीकू को पिला दीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पूनम कांपते हाथों से सूप लेती है और चीकू को पिलाती है। 2 दिन तक रागिनी दिन रात चीकू की सेवा करती है और उसे अपनी बची हुई ऑर्गेनिक चीजें खिलाती है। 2 दिन बाद डॉक्टर चीकू का दोबारा चेकअप करने आता है और उसकी रिपोर्ट देखकर दंग रह जाता है। अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है शर्मा जी। डेंगू का कोई पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता। चीकू के प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। आपने इसे दवाइयों के अलावा ऐसा क्या खिलाया है जो इतनी जल्दी खड़ा हो गया? डॉक्टर साहब, ये सब हमारी छोटी बहू रागिनी का कमाल है। इसने अपने हाथ से उगाई शुद्ध सब्जियां और तुलसी का काढ़ा पिलाकर हमारे बच्चे को ठीक कर दिया है। मान गए बहू जी, आपकी ये ऑर्गेनिक रसोई तो किसी अस्पताल से भी बढ़कर कीमती है। बच्चे की जान आपने ही बचाई है। डॉक्टर के जाने के बाद पूनम, नीलम और कविता की आंखें खुल जाती हैं। वो रोती हुई रागिनी के पास जाती हैं और उसके पैर पकड़ लेती हैं। छोटी, हमें माफ कर दे। हम इतने अंधे हो गए थे कि हमने ही रात को छिपकर तेरी रसोई उजाड़ी थी। तूने फिर भी हमारे बच्चे की जान बचाई। हम माफी के काबिल तो है नहीं। हाँ रागिनी, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, पर तुमने हमारे पाप का बदला पुण्य से दिया। दीदी, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। आप चाहती तो मुझसे सारा काम करवा लेती, मैं बिना शिकायत करती, पर आपने उन मासूम पौधों को मार दिया जो हमें जिंदगी दे रहे थे। मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। रागिनी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। जेठानियां शर्म से सिर झुका लेती हैं। अगले दिन सुबह रागिनी सोकर उठती है और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे लॉबी में उतरती है वो हैरान रह जाती है। पूरा लॉबी और रसोई के बाहर सैकड़ों नए सुंदर छोटे छोटे गमले, रंग बिरंगे फूलों और सब्जियों के पौधे सजे हुए हैं। तीनों जेठानियां और बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हैं। अरे ये सब क्या है? इतने सारे नए गमले और पौधे कहाँ से आए? क्यों छोटी, क्या हमारी इस बड़ी सी जॉइंट फैमिली में गांव की बहू की ऑर्गेनिक रसोई फिर से शुरू नहीं होगी? हाँ रागिनी, इस बार ये रसोई तुम अकेली नहीं संभालोगी। हम तीनों भी तुम्हारे साथ मिट्टी में हाथ मिलाएंगे और घूंघट काट कर नहीं, बल्कि गर्व से तुम्हारी इस ऑर्गेनिक रसोई के माली बनेंगे। हाँ चाची, अब तो हमारी ऑर्गेनिक रसोई फिर से सज गई। मजा आ गया। रागिनी, अब तो इन्हें माफ कर दो। देखो, पूरा परिवार अब तुम्हारी हरियाली के रंग में रंग गया है। ठीक है, जब पूरा परिवार साथ है तो हमारी ऑर्गेनिक रसोई को अब शहर की सबसे ठंडी और खूबसूरत रसोई बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसी भीषण और कड़कड़ाती गर्मी को देखकर क्या आपका मन भी नहीं करता कि आप भी रागिनी की तरह अपने घर में एक छोटी सी ऑर्गेनिक रसोई बनाएं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।